नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल की 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी हारी और इसकी बड़ी वजह क्या है वो सामने आ गई है। और इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष ने किया सरकार की नाक में दम। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी, सोमवार से राजस्थान में होगी शुरुआत। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर आपको बताएंगे कि सरकार पर भारी पड़ा सैफई परिवार। आपको बता दें सीएम समेत पूरे कैबिनेट ने किया था मैनपुरी में प्रचार, फिर भी भाजपा को मिली मैनपुरी से हार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की जाए। महिला आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी की हार हुई है वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। हिमाचल की 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मिली करारी हार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ बीजेपी दल को इस चुनाव में प्रदेश के शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में करारा झटका लगा है। हालांकि पार्टी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, 4 लोकसभा क्षेत्र में से 3 में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 68 सदस्यीय विधानसभा में से 40 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश को बीजेपी से छीन लिया है और राज्य में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बृहस्पतिवार को घोषित हुए। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन यहाँ पर केवल कांग्रेस की अच्छी तरह से जीत नहीं बल्कि भाजपा की बुरी तरह से हार हुई है। आपको बता दें कि 4 में से 3 लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें आती हैं वहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है। और अगर यही स्थिति रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान कम से कम हिमाचल प्रदेश से होना तय माना जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष ने किया सरकार की नाक में दम। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में इस विषय पर चर्चा होने दीजिए और इस स्तर पर सरकार पर आरोप लगाना, विधेयक की आलोचना करने की कोशिश करना अनावश्यक है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है राज्यसभा में। आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये कानून आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी सोनिया गांधी, सोमवार से राजस्थान में होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की यात्रा चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने राज्य की आम जनता के दुख दर्द को समझकर मोदी सरकार के सामने उसको ला रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन है और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान में समय बिता रही हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होंगी, तो रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि वो अपना जन्मदिन मना रही हैं और हम सभी उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। ये संभव है कि वो 12 दिसंबर को यात्रा में शामिल हों। उनका कहना था कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी निजी क्षण के हकदार हैं और निजता का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला शक्ति पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। सोनिया गांधी अक्टूबर महीने में कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने पद यात्रा की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी में सरकार पर भारी पड़ा सैफई परिवार, सीएम समेत पूरी कैबिनेट ने किया था प्रचार, फिर भी भाजपा को मिल गई हार। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में पूरी सरकार पर सियासत का सबसे बड़ा परिवार भारी पड़ गया है। एक और जहां मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मैनपुरी में उतरी, तो वहीं सपा ने भी परिवार समेत अपने प्रदेश भर के नेता उतार दिए और इस सियासी घमासान का परिणाम बृहस्पतिवार को मतगणना के बाद सामने आया तो सरकार पर सियासत का सबसे बड़ा परिवार भारी पड़ गया।
लाख जतन के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को हार मिली। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नया इतिहास रच दिया। वर्ष 1996 में सपा के खाते में रही मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के बगैर पहला चुनाव था और ऐसे में बीजेपी हर हाल में इस बार सपा के गढ़ में कमल खिलाना चाहती थी और इसी के चलते भाजपा ने सपा से सांसद और विधायक रहे रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार भी चुनावी मैदान में उतर गई और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो जनसभाएं को संबोधित किया, तो वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी 2 से 3 दिन तक प्रवास कर जनसंपर्क और सभाओं को संबोधित किया। मैनपुरी सदर सीट से विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, राकेश सचान, गिरीश चंद्र यादव, बेबी रानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय, दयाशंकर सिंह समेत पूरी कैबिनेट और मंत्रिमंडल ने भाजपा के पक्ष में मैनपुरी में प्रचार किया था, लेकिन यहां पर भाजपा की करारी हार हुई और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से डिम्पल यादव जीत गई हैं। और इसके बाद यहां पर आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी यूपी की सरकार पर सिर्फ सैफई परिवार भारी पड़ गया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सभी धर्म की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की जाए। महिला आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांग लिया जवाब। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें महिलाओं के लिए शादी की एक समान उम्र की मांग की गई थी, भले ही उनका धर्म या व्यक्तिगत कानून कुछ भी हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत में प्रचलित कानूनों के अनुरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य आयु में वृद्धि की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये कानून सही है और सभी धर्म की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई भूखा ना सोए, सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किया स्वागत। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। गहलोत ने इस बारे में एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। हमारी केंद्र सरकार से निरंतर मांग रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का दायरा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ सभी को भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने लिखा कि आज भी राज्य में करीब 900 इंदिरा रसोई संचालित हैं, जहां 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, जिसमें राज्य सरकार 17 रुपए प्रति थाली अनुदान देती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार से ये भी सुनिश्चित करने को कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से दूर रहे कार्यकर्ता, बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले CPIM का सख्त आदेश। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सख्त आदेश जारी किया। इसके तहत कार्यकर्ताओं को भाजपा से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कर दिया कि वो बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से किसी तरह की राजनीतिक समझ न बनाए। गौरतलब है कि बंगाल में पंचायत चुनाव 2023 की शुरुआत में होने वाले हैं और ये फैसला CPIM की स्टेट कमेटी की 2 दिन तक चली मीटिंग के बाद लिया गया। CPIM के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सालिम ने शुक्रवार को कहा कि ये फैसला सभी स्तर पर लागू होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुटखा छोड़ें, विकास पर ध्यान दें। बीजेपी सांसद को अखिलेश यादव की नसीहत। चाचा शिवपाल को लेकर कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को लायन सफारी पहुंचे। शेरों का हाल जानने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस पर ध्यान देगी तो उत्तर प्रदेश का नाम आगे बढ़ेगा। सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना चाहिए। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों को लेकर अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। मतदाताओं ने वोट देकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और हर वर्ग के लोगों ने सहयोग और समर्थन किया है। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि उनको हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी। वो समाजवादी पार्टी में हैं और उनको जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट से पहले अशोक गहलोत ने किसानों के साथ की बैठक। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दी ये बात। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के साथ बड़ी बैठक की है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राजस्थान सरकार की ओर से बजट पेश किया जाने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही कारण है कि इस बार अशोक गहलोत सभी वर्गों को साधते हुए बजट लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने किसानों के साथ बड़ी बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने भाजपा पर भी जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में आलोचना सुनना चाहिए। हम भाजपा वालों की तरह नहीं हैं जो आलोचना को बर्दाश्त न कर पाएं। हम इसे सुनेंगे और इसमें सुधार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की हार, सीएम जयराम रमेश ने सौंपा इस्तीफा, कांग्रेस में जीत का जश्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव परिणामों पर कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है क्योंकि मैं लोगों से उस तरह का समर्थन देख सकती हूं जैसा दिवंगत वीरभद्र सिंह को मिला था। हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम हिमाचल चुनाव जीत चुके हैं। मैं जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं के प्रयासों से ये परिणाम आया है। मैं प्रियंका गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इसमें हमारी मदद की। सोनिया गांधी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना हो चुका है और आपको बता दें कांग्रेस बहुमत के साथ 40 सीटों पर जीत चुकी है और यहां पर जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कुछ विधायकों को तोड़ लेगी, वो अब मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इस तथ्य को लेकर जागरूक है और अलर्ट मोड पर है और अपने विधायकों से लगातार संपर्क में है और उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की सोच रही है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा दिखाया है इस बार और मिशन रिपीट का सपना चकनाचूर हो चुका है बीजेपी का और फिर से एक बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आ चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिंपल यादव की जीत के बाद चाचा शिवपाल यादव ने भरी हुंकार, मुट्ठी अब बंध चुकी है, 2027 तक रहेंगे एक्टिव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव की रिकॉर्ड वोटों से जीत हुई है। इस जीत पर शिवपाल सिंह यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि मेरी बात सही साबित हुई है। जसवंत नगर ने इस चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिवपाल सिंह ने कहा कि उत्पीड़न के खिलाफ ये जनता की जीत है और उन्होंने कहा कि जनता को जितना प्रताड़ित और उत्पीड़ित किया गया उसी का जवाब इस चुनाव में जनता ने दिया है। जीत के बाद बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले जो बात कही थी वो इस चुनाव परिणाम में सच हो गई है। उन्होंने कहा कि अब लोहियावादी, अंबेडकरवादी, चरण सिंहवादी सभी एक हो रहे हैं और इसका असर आने वाले वक्त में और ज़्यादा दिखाई देगा। इस दौरान शिवपाल यादव बोले कि देखिए अब हमारी मुट्ठी बंध चुकी है, हम सभी एक हैं, पूरा परिवार एक है और मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे निभाऊंगा, वो कोई भी जिम्मेदारी हो। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रसपा और सपा भी एक हो जाएगी, पूरा परिवार एक है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 2027 तक प्रदेश की राजनीति में ही रहूंगा, मुझे राष्ट्रीय राजनीति नहीं जाना। ऐसे में प्रदेश में पार्टी की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 10 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने और सड़क पर जाम लगाने के मामले में सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय यादव समेत 10 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदरपुर थाना में 13 फरवरी 2017 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार की तहरीर पर यादव समेत 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने और सड़क पर जाम लगाने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने बुधवार को अदालत के निर्देश के बावजूद हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक संजय यादव समेत सभी 10 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अधिवक्ता के मुताबिक अदालत ने पुलिस अधीक्षक को 15 दिसंबर के पूर्व गिरफ्तारी वारंट का तामील सुनिश्चित करने का आदेश भी दे दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बदल चुका है राज, हिट हुआ कांग्रेस का पुरानी पेंशन वाला दाव, प्रियंका गांधी का बढ़ गया कद। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर है। चुनावी नतीजों में कांग्रेस सरकार बना चुकी है और हिमाचल में कांग्रेस के खाते में अब तक 40 सीटें दिखाई दे रही हैं और आपको बता दें कि भाजपा दूसरे नंबर पर है। यहीं पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के लिए एक राहत की ये बड़ी खबर आई है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा है।
हिमाचल में अब राज बदलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है और चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से बीजेपी सरकार में आएगी, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीद जताई थी कि राज बदलेगा और सरकार हम बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त प्रचार किया था। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे सामने आए हैं वो यकीनन बड़ी बात, बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए हाल के चुनाव में देखें तो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन हिमाचल से एक बड़ी राहत मिली है और बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं प्रियंका गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलिजियम पर मंत्रियों के बयान से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, सरकार से कहा इनको कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम को लेकर लगातार सुनवाई जारी है और आपको बता दें कि गुरुवार को इस मामले में जब सुनवाई हुई तब कोर्ट केंद्र से खास नाराज दिखाई दिया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जब तक कोलिजियम सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा। सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन कोर्ट के पास उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कोलिजियम सिस्टम पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार कोलिजियम की सिफारिशों को 2-3 बार वापस पुनर्विचार के लिए भेजती है, जबकि सरकार उस पुनर्विचार के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताती। इसका सीधा मतलब तो यही है कि सरकार उनको नियुक्त नहीं करना चाहती। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोलिजियम के भेजे नामों में से 19 नामों की फाइल वापस भेज दी है। दोस्तों, पिंग पोंग का ये बैटल कब सेटल होगा? जब हाई कोर्ट कोलिजियम ने नाम भेज दिए और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने भी उसको मंजूरी दे दी तो फिर दिक्कत कहाँ है? इस पूरी प्रक्रिया में कई कारण और आयाम होते हैं, कुछ नियम हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उसे माना जाए, वैसे ही जब हम कुछ नियम कानून बनाते हैं तो सरकार को भी उसे मानना चाहिए। अगर हर कोई अपनी ही नियम मानने लगेगा तो फिर सब कुछ ठप पड़ जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि अब तक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP का मसला भी अटका पड़ा है और उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिसोदिया का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी का खेल शुरू। आम आदमी पार्टी पार्षदों को आने लगे भाजपा के फोन, MCD रिजल्ट पर यह बड़ा आरोप लगा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पास बीजेपी का फोन आना शुरू हो गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपका कोई भी पार्षद बिकेगा नहीं। सिसोदिया ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पार्षदों से कहा है कि अगर फोन आए तो उसे रिकॉर्ड कर लें। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं, हमारा कोई पार्षद नहीं बिकेगा। दिल्ली में पार्षदों का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अभी मेयर चुना जाना बाकी है और बीजेपी ने संकेत दिए थे कि चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। बीजेपी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा था कि अब बारी दिल्ली के महापौर के चुनाव की है। ये इस पर निर्भर करेगा कि करीबी मुकाबले में कौन संख्या बल जुटा सकता है, नामांकित पार्षद किस तरीके से वोट करते हैं। और उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है तो दिल्ली में भी बीजेपी का मेयर हो सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में होगा भव्य स्वागत, कांग्रेस ने गठित की 14 समितियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा आने में अभी 1 सप्ताह से अधिक का समय है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस नेताओं की 14 समितियों का गठन कर सभी के लिए अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है और ये जानकारी हरियाणा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दी। बताया कि पूरी पार्टी यात्रा का स्वागत करने और यात्रा को राज्य में सफल बनाने में जुट गई है और इस संबंध में बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वहां चुनाव है इसीलिए तनाव है, महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर मोदी और शिंदे सरकार पर भड़के राज ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अशांति पैदा करना है, इसीलिए महाराष्ट्र को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद फिर से उभरे, इसके लिए किसी की
ओर से कोशिश जारी है। इस मामले में वहां कौन खाद पानी डाल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इस काम में लगा है क्या? सरकार इस पर गौर करे। इन शब्दों में राज ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा राज ठाकरे ने इस मामले में ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया और उन्होंने इसमें लिखा कि महाराष्ट्र को आज तक जो कुछ मिला है वो संघर्ष से ही मिला है। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं होने देना है तो केंद्र इस मामले में दखल दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रदेश भर की महिलाएं, तय करेंगी 14 किलोमीटर का सफर। जी हां दोस्तों, कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने बताया कि 10 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलेंगी। पूरे प्रदेश की महिलाओं को राहुल गांधी के साथ एक दिन चलने का न्योता दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले के गुडली चौराहे से शुरू होकर अरनेठा पहुंचेगी और 14 किलोमीटर की यात्रा के अरनेठा पहुंचने पर दोपहर में लंच होगा और लंच के बाद 9.6 किलोमीटर दूर वालापुरा चौराहा भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और 7 किलोमीटर दूर रात्रि विश्राम बाजडली रेलवे अंडरपास के पास होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को किया खारिज, कहा पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और पदयात्रा वर्तमान में राजस्थान के कोटा में है। इस बीच उन्होंने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को खारिज कर दिया है। विभिन्न राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए बंगाल के पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही बहुत गठबंधन कर चुकी है, पार्टी को अब अकेले ही लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने इसके लिए संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी बंगाल में पार्टी की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बंगाल आने की बात भी कही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वाम मोर्चा जिस तरह से सड़क पर उतरकर अकेले लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी ने उसकी प्रशंसा की है और कांग्रेस को भी अपने दम पर चुनाव लड़ते देखने की बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम गोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र, कहा रामपुर में पुनः मतदान कराए चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर रामपुर विधानसभा सीट पर सोमवार को हुए उपचुनाव को निरस्त कर वहां पुनः मतदान कराने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमसीडी में भाजपा शासन का अंत, आम आदमी पार्टी ने लहराया परचम, सीएम केजरीवाल का रिएक्शन, अब नए युग की होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ था। दिल्ली में 15 साल से बीजेपी का ही राज था, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी भाजपा आएगी या फिर झाड़ू चलेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे घोषित किए गए तो इसमें केजरीवाल की पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और इस बड़ी जीत को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है और साथ ही दिल्ली वालों की भी जीत है। केजरीवाल अपने दफ्तर में खूब खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव के परिणाम को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद सिंह ने औपचारिक रूप से कहा कि दिल्ली वाले 15 साल से बीजेपी के कूड़े के पहाड़ को जड़ से फेंकना चाहते थे और राजधानी को साफ रखना चाहते हैं।